नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान में हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और उसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। जी हां, पहले हम बात करेंगे खासतौर से खेती किसानी की, बात होगी हमारा पशुधन की भी, और आखिर में बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, जब हम बात करते हैं खेती किसानी की तो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र से हम अधिक मुनाफा ले पा रहे हैं और अपनी लागत को कम कर रहे हैं। इसी के लिए अगर हम बात करते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली की, जी हाँ, जिसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी हम कहते हैं, किस तरीके से ये एक मॉडल विकसित किया गया है जिसके ज़रिए ना सिर्फ खेती बल्कि पशुपालन और इसके साथ साथ कृषि से जुड़े जो दूसरे क्षेत्र हैं उन पर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी जानकारी रखें, अच्छे से प्रशिक्षण लें और उसके बाद सही तरीके से इसकी शुरुआत कर सकें। तो आइए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसान एकीकृत कृषि की ओर रुख कर रहे हैं। एकीकृत कृषि में कृषि के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वानिकी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक होकर साथ साथ वृद्धि करते हैं। इस तकनीक में लागत कम आती है और कम समय में ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं। एकीकृत कृषि प्रणाली से संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभ में इजाफा तो होता ही है। इसके अलावा इस व्यवस्था से पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाता है। ये सर्वलाभ व्यवस्था एक तरह से स्वसंपोषित प्रणाली है। इसमें अवशेषों के चक्रीय व जल और पोषक तत्वों का लगातार प्रवाह और उपयोग होता रहता है, जिससे कृषि लागत में कमी आती है और किसानों की आमदनी में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर होता है। अगर किसान बागवानी कर रहे हैं तो मधुमक्खी पालन सरलता से किया जा सकता है। इसी तरह मछली पालन के साथ साथ सिंगाड़े की खेती, बतख पालन, सूकर पालन और केले की खेती आसानी से की जा सकती है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों को जानकारी देकर इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल से पाया गया है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। रसायनों की कम से कम प्रयोग से कृषि में होने वाले खर्च में भी कमी आई है। इस तकनीक को अपनाने वाले कम जोत वाले किसान पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सशक्त और सबल हुए हैं। साथ ही इससे किसान के परिवार को न सिर्फ पूरे वर्ष रोजगार मिला, बल्कि आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो जाना आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत कृषि के बारे में, कितना लाभ इसके जरिए आपको इसमें मिल सकता है। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गांव किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट हमारा पशुधन की, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर कितना मुनाफा है। और ख़ासतौर से आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं बतख पालन के बारे में। जी हाँ, अगर आप बतख पालन करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, कहाँ से आपको सारी जानकारी मिल सकती है, कैसे इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं और कितना मुनाफा बतख पालन क्षेत्र में आपको मिल सकता है। आइए और ज़्यादा जानकारी के लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी।
खेती के साथ साथ बतख पालन तेजी से बढ़ता व्यवसाय है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बतख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सकें। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बतख पालन किया जा सकता है। बतख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बतख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बतख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बतख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बतख पालन से पहले किसान सुनिश्चित करें कि बाजार व्यवस्था कैसी है, साथ ही उस स्थान की जलवायु बतख पालन के लिए अनुकूल है या नहीं। साथ ही बतखों की उन्नतशील किस्मों का चयन स्थान की मांग के हिसाब से ही करें। इनका आवास और प्रबंधन बहुत सरल होता है। बतख के लिए महंगा फीड खरीदने की जरूरत नहीं होती। वे कीड़े, घोंगे, कवक, रसोई के कचरे जैसी सब्जियां, चावल से अपना आहार पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा यदि अंडे का उत्पादन और आकार में वृद्धि के लिए मकई, फलियां और अन्य अनाज दिया जा सकता है। बतख के 3 सप्ताह के बच्चों के भोजन के लिए 2700 किलो कैलोरी और 20% प्रोटीन की जरूरत होती है। 3 सप्ताह की उम्र के बाद प्रोटीन का स्तर 18% होना चाहिए। बतख को एक वर्ष में 50 से 60 किलो भोजन की जरूरत होती है। हमारे देश के कई हिस्सों में धान की खेती के बाद धान के खेतों में बतखों को छोड़ दिया जाता है, जिससे बचे हुए धान को खाकर बतख के आहार की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही बेहतर अंडा उत्पादन भी होता है। आजकल किसान समन्वित बतख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बतख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बतखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाएं। इससे बतखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बतख पाली जा सकती हैं। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बतख पालन किया जा सकता है। और अब गांव किसान में वक्त हो चला है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। जी हाँ, यानी आपके जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य बना रहे, वो निरोगी रह सकें, इसके लिए आपको किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, जान लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। और इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे सेगमेंट कामयाबी की दास्तान में एक सफल किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट कामयाबी की दास्तां की, जिसमें लगातार आपको हम दिखाते हैं अलग अलग सफल किसान जो हैं उनकी कामयाबी का सफ़र। आज भी एक ऐसे ही किसान हैं जिनकी कामयाबी का सफ़र आपके लिए हम लेकर आए हैं। इनका नाम है ताराचंद। जी हाँ, कैसे ताराचंद जी जो दूसरे किसान हैं उनकी आंखों का तारा बन चुके हैं, कैसे इन्होंने दूसरे किसानों को प्रेरणा दी है। और ना सिर्फ प्रेरणा बल्कि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर कृषि की, तो एक संदेश इन्होंने ये भी दिया है दूसरे किसानों को। और उनका सफ़र कैसा सफलता भरा रहा, कैसे कामयाबी की ऊंचाइयां इन्होंने छुई, आइए देख लेते हैं इस खास रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ही पड़ता है खामरिया गांव। यहाँ के अधिकांश लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। अपने खेतों पर घूमते फिरते और काम करते ये व्यक्ति हैं ताराचंद बेल जी, जो खेतों की जुबान और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से जानते हैं। यही वजह है कि यहाँ के किसान उन्हें अपने नायक के रूप में देखते हैं। एक ऐसा नायक जो स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं से लड़ सकता है, उन्हें लड़ना सिखा सकता है। कई वर्षों तक कृषि को बेहतर ढंग से करने के लिए अर्जित किया गया उनका अनुभव और जानकारियां उन्हें एक विशेष किसान बनाती हैं, जो ये जानता है कि यहाँ का गरीब किसान नफे और नुकसान की जुबान को बेहतर ढंग से समझता है। लिहाजा ताराचंद यहाँ के किसानों को बताते हैं कि जैविक ढंग से खेती उन्हें कितना अधिक फायदा दे सकती है। कुछ वर्ष पहले तक खमरिया गांव का किसान रासायनिक खेती को ही आदर्श मानता था, बावजूद इसके कि रासायनिक खेती न तो किसानों की जरूरतों को पूरा कर पा रही थी और न ही उनके परिवारों के सपनों को कोई नई उड़ान दे पा रही थी। लेकिन जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदलता है। ताराचंद बेल जी का जन्म खमरिया गांव के एक परंपरागत किसान परिवार में हुआ। ताराचंद का बचपन गांव के एक सामान्य बालक की तरह ही गुजरा। अन्य किसान भी आर्थिक तंगी की चपेट में थे, जो संकेत थी इस बात का कि केवल उनके परिवार को ही नहीं बल्कि गांव के अन्य किसानों को कृषिकरण की पद्धति को सुधारने और उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे उत्पादन बढ़ सके और किसान आर्थिक उन्नति हासिल कर पाएं। ताराचंद अपने खेतों की दशा को बदलने के लिए कृषि क्षेत्र में ज्ञान और जानकारियां अर्जित करने के अवसर की तलाश में जुट गए। मैंने कहा भाई इतनी खेती होने के बाद भी यदि हम आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमारी खेती बहुत अच्छी नहीं है। बोले इसको ठीक करने के लिए मैं 12वीं के बाद ही निकल पड़ा। और उन्होंने उन लोगों से मिलना शुरू किया जो उनकी सहायता कर सकते थे। इसी दौरान ताराचंद को चित्रकूट में स्थित दीनदयाल शोध संस्थान में काम करने का अवसर मिला, जहां उन्हें संस्थान की एक योजना समग्र ग्राम विकास के अंतर्गत 5 गांवों के लिए काम करना था। वर्ष 2005 में दीनदयाल शोध संस्थान है चित्रकूट में, नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित एक प्रकल्प। वहाँ उनका विश्वविद्यालय भी है, कृषि विज्ञान केंद्र भी है, आरोग्य धाम भी है। वहाँ मुझे काम करने का अवसर मिल गया समग्र ग्राम विकास के लिए। वर्ष 2005 से 2009 तक समग्र ग्राम विकास के लिए वहाँ मैंने काम किया। इस दौरान ताराचंद उस संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में भी आए, जिनसे उन्हें जैविक कृषि पद्धति के बारे में पता चला और साथ ही ताराचंद ने आयुर्वेद में बताई गई वैदिक कृषि पद्धति का अध्ययन भी शुरू कर दिया। वहाँ काम करते करते जैविक खेती की मैंने पूरा अध्ययन, आयुर्वेद का भी अध्ययन किया और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आधुनिक खेती क्या है ये भी सीखने का बहुत अवसर। ताराचंद जिन 5 गांवों के लिए काम कर रहे थे, वहां उन गांवों के सैकड़ों किसान ताराचंद के संपर्क में आए और उन्होंने जैविक कृषि के बारे में उन किसानों को बताना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इस पद्धति का प्रयोग किसानों के खेतों पर करने लगे। जैविक खेती के प्रयोगों से साल दर साल किसानों के खेतों में आए परिवर्तन और उत्पादन के परिणामों का विश्लेषण भी करते गए, जिससे उन्हें इस बात की भी अच्छी समझ होने लगी कि प्रयोग की कौन सी तकनीक ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। मुझे 5 गांवों में काम करना था समग्र ग्राम विकास के लिए, तो वहां सैकड़ों किसान मिल गए। तो जैविक खेती का उनके बीच में प्रयोग करता चला गया। प्रयोग किया तो एक ही सीजन में मेरे पास ऐसे ढेरों रिजल्ट आते थे। उनका एनालिसिस भी किया, 1 साल 2 साल 3 साल, तो कौन से नुस्खे ज़्यादा कारगर हैं वो मेरे पास आते चले गए।
करीब 3 साल तक समग्र ग्राम विकास प्रकल्प के लिए काम करने के बाद ताराचंद ने कानपुर के जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के वैज्ञानिक डॉक्टर रामाश्रय मिश्र से बीज उत्पादन की पद्धति भी सीखी और इसके साथ ही अग्निहोत्र का खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जानकारी भी उनसे हासिल की। 2009 के बाद मैंने संस्था छोड़ने के बाद 1 वर्ष कानपुर में रहा डॉक्टर रामाश्रय मिश्र जी के साथ। वहाँ मैंने अग्निहोत्र से क्या प्रभाव पड़ता है खेती पर, इस पर काफ़ी, और वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के साइंटिस्ट हैं, तो बीज उत्पादन की पद्धति सीखा। इसके बाद वो बनारस में जैविक कृषि करने वाले किसानों और वैज्ञानिकों के साथ रहकर 1 वर्ष तक जैविक कृषि के गुर सीखते रहे। बनारस में भी रहा मैं, वहाँ भी बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं और कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके साथ 1 वर्ष रहा। इसके बाद ताराचंद बेल जी ने अपने गांव खमरिया में 22 एकड़ जमीन लीज पर ली और स्वयं अपने खेतों में उच्च गुणवत्ता वाले अमरूद की कई किस्में करीब 10 एकड़ रकबे में लगाईं और बाकी हिस्से में कद्दू, करेला, लौकी और खरबूजे लगाकर स्वादिष्ट और पौष्टिकता से लबरेज उत्पादन से रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की और गांव के साथी किसानों के आगे जैविक कृषि की एक बेहतरीन मिसाल पेश की। मैं नरसिंहपुर आकर और यहाँ मैंने काम की शुरुआत किया। शुरुआत मैंने लोगों को जैविक खेती बताने से किया। मैंने सब्जियों की खेती करके दिखाई, हर पत्ते से लौकी कैसे आती है, कद्दू है, करेला है, ये कैसे ज़्यादा मात्रा में फलता है। आज क्या है कि पूरे नरसिंहपुर नहीं, देश भर के और विदेशों से भी यहाँ किसान आ रहे हैं सीखने के लिए। ताराचंद के खेतों के उत्पादन की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे वो एक तकनीक भी थी जो उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर ईजाद की है, जिसे वो फ्रूट सेटिंग कहते हैं। अमरूद का मेरा जो बगीचा आप देख रहे हैं, इस बगीचे में आपने विशेष एक तकनीक देखी होगी कि नीचे से फल जो है सेट हो रहे हैं, इसको फ्रूट सेटिंग कहते हैं। ताराचंद ने अपने अनुभव से ये सीखा कि किसी भी पौधे में फलन तीसरी जनरेशन में होता है, यानी हर पौधा फलन से पहले 3 खंड में विकसित होता है, जिसमें अगर पहले खंड के विकास में मुख्य शाखाओं की कटिंग करें तो दूसरे खंड के विकास में शाखाएं साइड में आती हैं और दूसरे खंड में विकसित शाखाओं की कटिंग की जाए तो तीसरे खंड के विकास में फल हर पत्ती के साथ आता है, जिससे इस तकनीक से उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। किसी भी पौधे में, कद्दू वर्गीय कोई भी हो, उसमें जो फल आते हैं वो तीसरी पीढ़ी में आते हैं। तो मैंने कहा तीसरी पीढ़ी विकसित की जाए किसी भी पौधे में, तो तीसरी पीढ़ी के लिए मैंने कटिंग करना शुरू किया। मेन प्लांट की कटिंग कर दो तो उसमें साइड ब्रांच आते हैं, साइड ब्रांच की भी कटिंग कर दो तो उसमें तीसरी ब्रांच आ जाती है, तीसरी ब्रांच के हर पत्ते में फल आते हैं। ये मैंने अमरूद में किया तो अमरूद में शानदार फलत आ गई। दूसरी बात क्या है, जैविक खेती के द्वारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, कंप्लीट पोषक तत्वों की पूर्ति मैंने सीख लिया। ताराचंद के खेतों के उत्पादन की इतनी बड़ी सफलता के बाद उनके चर्चे दूर दूर तक होने लगे और लोगों ने उनसे प्रेरित होकर जैविक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो ताराचंद जी से मार्गदर्शन लेने लगे। नरसिंहपुर जिले में आज ऐसे कई किसान हैं जो ताराचंद जी के मार्गदर्शन में जैविक कृषि कर उत्पादन के नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं दिलीप माफीदार, जो सोयाबीन और गन्ने की खेती करने वाले एक किसान हैं, जिन्होंने रासायनिक खेती से हो रहे भारी नुकसान के कारण ताराचंद जी से जैविक कृषि का मार्गदर्शन लिया। पहले रसायन से बहुत बीमारियां लगती थी, उत्पादन बहुत कम मिलता था, लागत ज़्यादा लगती थी, घाटे में जा रहे थे। फिर मुझे गोटे गांव में जानकारी मिली कि ताराचंद बेल जी आए हुए हैं, वो जैविक खेती कराते हैं, प्राकृतिक खेती कराते हैं। तो मैंने उनसे संपर्क साधा, उनसे मिला, फिर उनको मैंने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उन्होंने गाइडलाइन दी, फिर मैंने खेती शुरू की, प्राकृतिक खेती। आज जहां नरसिंहपुर जिले के अन्य किसानों के खेतों में सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है, वहीं उनके खेतों में स्वस्थ सोयाबीन की फसल लगी हुई है और जिससे उन्हें प्रति एकड़ 6 से 7 क्विंटल उत्पादन मिलने की उम्मीद है। अभी नरसिंहपुर जिले में पूरी सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है, लेकिन जिस खेत में मैं खड़ा हूँ वो आप देख रहे हैं, फसल एकदम स्वस्थ लगी हुई है। एकदम मुझे आशा है कि 6 से 7 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन की फसल आएगी।
जैविक कृषि की शुरुआत में सबसे पहले मिट्टी का उपचार कर उसे सजीव बनाया जाता है। सजीव मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें वो जीवाणु हो जो उसे उर्वरक बनाती हैं। सजीव मिट्टी की पहचान है कि वो दानेदार होती है, साथ ही उसमें एक सौंधी सौंधी खुशबू होती है। सजीव मिट्टी पानी डालते ही सोख लेती है, जिससे पौधे की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पौधे की जड़ में राइजोम की गांठें बन जाती हैं, जो पौधों को स्वस्थ और पोषक बनाती हैं, जिससे पौधे की पत्तियां कंच भर हरी या गाढ़े हरे रंग की हो जाती हैं। ये जो मिट्टी है वो दानेदार हो, चाय पत्ती की तरह मुलायम और दानेदार। कोई पानी हम डालें तो वो सोख ले, जड़ें गहरी तक जाएं, जड़ों में वो राइजोम की गठाने बने। मिट्टी को निकाल करके और ऐसा हम अगर उसको सूंघते हैं तो उसमें सौंधी खुशबू आनी चाहिए। ताराचंद जी मिट्टी को सजीव बनाने के लिए 2 तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक है पंचद्रव्य और दूसरी सजीव खाद का प्रयोग। पंचद्रव्य को गाय के ताजे गोबर, घी, गौमूत्र, दही और शहद से तैयार किया जाता है। इसमें कल्चर खाद, विशेषकर माइकोराइजा, राइजोबियम तथा पीएसबी का भी प्रयोग किया जाता है। इस पंचद्रव्य का इस्तेमाल सजीव खाद को बनाने में भी होता है। साथ ही इसका सीधा प्रयोग सिंचाई के दौरान पानी के साथ मिलाकर देने में भी किया जाता है। पंचगव्य का घोल तैयार करके और इसको हम खेतों में नोजल के थ्रू या जैसे भी हो ऐसी बहाव से भी दे सकते हैं। पंचगव्य में भी उर्वरक जीवाणु जो होते हैं ये भी और मिलाया जा सकता है, उससे पंचगव्य में जीवाणुओं की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। भूमि को सजीव बनाने के लिए ताराचंद जी एक विशेष कंपोस्ट खाद बनाते हैं, जिसे सजीव खाद भी कहते हैं। इसके लिए वो गाय का गोबर, खरपतवार, चारे और भूसे के ढेर को 2.5 फुट की ऊंचाई तक फैला देते हैं और फिर उसे चारों तरफ से पानी से गीला कर दिया जाता है। उसके बाद हर हफ्ते उसमें पंचद्रव्य और सजीव जल यानी जीवाणुओं का घोल डालते हैं और इस तरह से 1.5 महीने में ये खाद डीकंपोस्ट हो जाती है। ये कंपोस्ट खाद एकदम भुरभुरी होती है और इसमें से सौंधी सौंधी सुगंध आती है। इस सजीव खाद को वैज्ञानिकों ने इको ह्यूमस खाद का नाम भी दिया है, क्योंकि ये खाद जीवाणु इकोसिस्टम से तैयार की जाती है। एक तो ये मित्र खाद है जो मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाकर उसे सजीव और उर्वरक बना देती है, जिससे मिट्टी में आर्द्रता बनी रहती है। जो गोबर का ढेर है, गोबर, पत्ती, चारा, भूसा, ये सब को ट्राली में भर के लाके हम जो है ज़मीन पे गिरा देंगे और जो थोड़ा ऊंचा ढेर बनता है 3-4 फुट का उसको फैला देंगे, 2.5 फुट का वो हो। फिर इस पे हम जो है पानी का पूरा घोल डालते हैं, पूरा पानी से पूरा ऊपर तक नीचे भिगा देते हैं। उसके बाद हर हफ्ते सजीव जल मतलब पंचगव्य और जीवाणुओं का घोल इसको उसके ऊपर डालते हैं। तो वो गोबर जो है 1.5 महीने में 45 दिन 50 दिन में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। और साथ ही जैविक कीट नियंत्रक का प्रयोग भी वे करते हैं, जिससे पौधों को कीटों तथा बीमारियों से बचाया जाता है। ताराचंद बेल जी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से न केवल अपनी दुनिया बदली है, बल्कि अपने क्षेत्र के किसानों की भी दुनिया बदल डाली है। आज जो आत्मविश्वास और सुकून ताराचंद जी के चेहरे पर दिखाई देता है, वही यहाँ के दूसरे किसानों के चेहरों पर भी देखा जा सकता है। आज ताराचंद जी की नेक नियति और सरलता से पूरा नरसिंहपुर वाकिफ है और उनके परिवार के लोग भी ये जानते हैं कि ताराचंद बेल जी की नेक सोच और सरलता ही है जो उन्हें सफलता के मार्ग पर आगे ले जा रही है। ताराचंद बेल जी की लोकप्रियता जैविक कृषि करने वाले किसानों के बीच लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसके साथ ही बढ़ रहा है उनका सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का जज्बा।
हम उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में भी जैविक कृषि की कई और नई तकनीकों को खोजकर कृषि जगत को प्रगति और विकास प्रदान करने में ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। तो देखा आपने ताराचंद जी की कामयाबी का ये सफ़र। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही सफ़र आपका भी रहे, नित नित आप भी जानकारी लेते रहें और इसके लिए जो ये माध्यम है गांव किसान, ये भी आप तक यूं ही जानकारी पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना ही, और जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।